विस्फोटक तस्वीरें, विध्वंस की एक तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां इजरायल हमास जंग में अब तक 2150 लोगों की मौत को लेकर पहली बड़ी खबर। इजरायल ने गाजा में 2300 टारगेट हिट कर दिए हैं, दूसरी बड़ी खबर। वहीं तीसरी बड़ी खबर यह कि गाजा में 950 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। वहीं गाजा से 2,06,000 लोगों के पलायन को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। हालांकि साउथ इजरायल में 18 हमास लड़ाके मारे भी गए हैं और हमास की तरफ से दावा यह कि इजरायल पर अब तक 4,500 रॉकेट दागे गए हैं। अमेरिका ने भी अब इजरायल को हथियारों की खेप भेज दी है। वहीं बाइडेन ने इजरायल के लिए मदद दुगनी करने की कर दी है घोषणा और साथ ही लेबनान से इजरायल पर रॉकेट भी दागे गए हैं। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री कल अब इजरायल पहुंचने वाले हैं। ये थी 10 बड़ी खबरें, लेकिन इन बड़ी खबरों पर करेंगे एनालिसिस, खास मेहमानों के साथ भी करेंगे चर्चा। संवाददाता मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही सुमित चौधरी भी लगातार गाजा बॉर्डर से एक जानकारी हमें दे रहे हैं। सबसे पहले मनीष आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लेबनान जिस तरीके से युद्ध के इस हालात में दायरा बढ़ता जा रहा है, लेबनान बॉर्डर से क्या अपडेट? बिल्कुल सुरभि, अकेला भारतीय चैनल जिस तरीके से अभी पिछले कुछ ही देर में दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि कल जब मैं दक्षिण इजराइल के हिस्से में था, यानी कि गाजा पट्टी के इलाके में, वहां से यहां की स्थिति इंटायरली अलग है। बल्कि यहां पर तो लगता है कि एक बड़े युद्ध की तैयारी है। आपको मैं इस तरफ यहाँ इस इलाके को पहले परिचय कराना चाहता हूँ। देखिए, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच अभी मैं जहां पर खड़ा हूँ, केवल मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर कम से कम नहीं कुछ तो कई हजार आर्मी के लोग यहां पर तैनात है। और यहां पर प्रोफेशनल आर्मी तैनात है, ना कि केवल रिजर्व के लोग, बल्कि प्रोफेशनल आर्मी तैनात है। और अंतर बस केवल यह है कि उन्होंने यहां पर अपनी ओट ले रखी है, यानी वो पहाड़ी की चोटी में, पहाड़ी की तलहटी में, या फिर झाड़ियों में, पेड़ों के नीचे, या फिर आपको मैं अगर दिखाऊं तो मैं इस वक्त एक गैस स्टेशन के पास हूं। केवल इस गैस स्टेशन में कई 100 इजरायली डिफेंस फोर्स के लोग मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी तैयारी। वहीं मैं दूसरी तरफ अगर दिखाऊं तो देखिए, जो फील्ड आप मेरे सामने देख रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर लगातार रॉकेट से हमले होते हैं। वहीं आपको मैं देखो, एक मुख्य सड़क पर आप देखिए कि इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल यहाँ पर तैनात हैं। और मेरे सामने में आते जाते मैंने सैकड़ों की संख्या में टैंक देखे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ तो प्रोफेशनल आर्मी को तैनात किया गया है। क्योंकि इजरायल को ये लगता है कि दक्षिणी इजरायल यानी जो हमास का खतरा, उससे बड़ा खतरा यहाँ पर मौजूद है। और इसलिए हम कहते हैं कि अगर लेबनान और इजरायल के बीच मुकाबला होता है, अगर हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच मुकाबला होता है, तो यहाँ स्थिति ज्यादा भयावह हो सकती है। और इसीलिए उस हिसाब से यहाँ पर तैयारी की गई है। इसे देखकर तो मुझे लगता है जैसे मैंने रूस और यूक्रेन में जो सिचुएशन देखी थी, उस तरह की सिचुएशन की तैयारी इस बॉर्डर पर मौजूद है। सीमा पर हथियारों का बड़ा जमावड़ा, जहां इजरायल का 10 दिन की सैन्य कार्रवाई का ये लक्ष्य है। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ है। सुमित, क्विक अपडेट आईडीएफ की स्ट्रैटेजी को लेकर, क्योंकि लेबनान को भी अब जाहिर सी बात है स्ट्राइक करते हुए बड़ा जवाब आईडीएफ जरूर देगी, लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं, संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं और हालात में किस तरीके से कार्रवाई कर रही है इजरायली सेना, इस पर भी अपडेट दें। देखिए, मैं आपको बताऊं सुरभि, सबसे पहले तो अगर आप देखिए, ये आखिरी पोस्ट है जहां तक हमको जाने दिया जा रहा है। और इसके बाद अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको ऊपर दिखा रहे हो तो देखिए एक हेलीकॉप्टर, लगातार अटैक हेलीकॉप्टर यहाँ पर फ्लाई कर रहा है और लो फ्लाइंग कर करके, और ख़ास तौर पर इन इलाकों में टारगेट कर रहा है जहाँ पर गाजा पट्टी, गाजा के बिल्कुल पास हम खड़े हैं। इस चेक पॉइंट से आगे हमको नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बेरी का इलाका, क्योंकि अभी भी ऑपरेशन यहाँ पर चल रहे हैं। और देखिए, अगर आपको यहाँ पर नजर आएगा कि सभी लोगों को यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। और पीछे अगर आप मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, धुएं का गुबार आपको नजर आ जाएगा। दरअसल वो गाजा पट्टी के वो इलाके हैं जहाँ पर लगातार फायर किया जा रहा है, ये एयर स्ट्राइक्स की जा रही है। और लगातार इन इलाकों में कोशिश की जा रही है कि आईडीएफ की टीम जो है वो पहले इन इलाकों, कोई बड़ी इमारतों को टारगेट करे, जब उनको मार गिराया, जब उनको गिरा दिया जाए, तो उसके बाद जो ग्राउंड फोर्सेज है आगे बढ़े। अभी महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि ना सिर्फ लेबनान पर मनीष मौजूद है, सीरिया भी एक महत्वपूर्ण छोर है। क्योंकि अब सीरिया में भी जिस तरीके से लगातार फायर शुरू हो गई है गोलन हाइट्स के ऊपर, वो भी एक बड़ा कंसर्न है इजराइल के लिए। क्योंकि इजराइल लगातार इन इलाकों में इसी तरीके से, मैं सुरभि जिस तरीके से आपसे बात कर रहा था कि देखिए एयर स्ट्राइक की, और उसके बाद अब ये ग्राउंड फोर्सेज हैं जो आगे की तरफ बढ़ती हुई। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सुरभि, क्योंकि मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि पहले इनको एयर
सपोर्ट दिया जा रहा है। आर्टिलरी की मदद से इनको फायर कर कर लगातार उन इलाकों को समतल किया जा रहा है और उसके बाद लगातार ये ग्राउंड फोर्सेज यहाँ से आगे बढ़ रही है। बेरी का इलाका वो है जहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन किया था, जहाँ पर लगातार रॉकेट्स अटैक किए जा रहे थे और अभी इस बेरी के इलाके में ही लगातार इन इलाकों में मौजूद है हमास के कई आतंकी और इन्हीं से बदला लेने के लिए, फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार इजराइल की सेना काम कर रही है। आपने देखा कि आसमान में किस तरीके से अटैक, हेलीकॉप्टर्स लगातार स्ट्राइक्स कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी जगह अगर आप देखें तो ग्राउंड फोर्सेस आगे मूव करके होल्ड अप करती जा रही है, यानी इलाकों को मजबूत करती जा रही है ताकि पीछे से भी जो सेनाएं आ रही हैं उनके लिए एक अच्छा मोर्चा बनाकर तैयार हो जाए और फिर आगे वाली टीम और आगे जाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी है जो लगातार इजराइल की फोर्सेस यहां पर अपना रही है और धीरे धीरे कर आप मान के चलिए 2-2, 4-4 किलोमीटर के एरिया को अपने हाथों में ले रही है, कैप्चर कर रही है। सिक्योर करने के बाद जो आगे की रिजर्व फोर्सेस हैं वो आगे बढ़ जाती हैं और पीछे से और बैकअप आता है जो उनको सपोर्ट करता है। ये इसी स्ट्रैटेजी पे लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार इजराइल काम कर रहा है और इसके लिए उसने ना सिर्फ अपनी आर्टिलरी गन्स को यहां पर डिप्लॉय किया है अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंसिव फ्रंट लाइन पर, बल्कि लगातार हेलीकॉप्टर की मदद से या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से भी इन इलाकों में बमबारमेंट की जा रही है। मनीष, मैं जल्द आपके पास लौटती हूं क्योंकि वॉर जोन से एक तस्वीर आप दिखा रहे हो। ये जो जंग भीषण होती जा रही है इस लिहाज से मैं चाहूंगी डिफेंस एक्सपर्ट अनुराग शुक्ला आप हमारे साथ हैं और साथ ही फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर संदीप त्रिपाठी के साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी सर हमारे साथ हैं। ये जो कंपैरिजन यहां पर हम दिखा रहे हैं द्विवेदी सर, इस पर मैं आपका रिस्पांस चाहूंगी क्योंकि इजराइल की मिसाइल्स की जो रेंज है, जेरिको की यहां पर डिटेल इंफॉर्मेशन होगी और हमास की मिसाइल कसाम जिसकी रेंज 9 से 16 किलोमीटर है। इसी तरीके से जल्द ये सारी इंफॉर्मेशन वॉल पर आप डिटेल सामने रखें क्योंकि उसी आधार पर मैं डिफेंस एक्सपर्ट के साथ चर्चा करना चाहूंगी कि आखिर किस ताकत के बलबूते हमास की ये मिसाइल युद्ध में ये भूमिका निभा रही है। आराश जिसकी रेंज 40 किलोमीटर और साथ ही इजराइल की मिसाइल जेरिको 2 जिसकी रेंज 2800 किलोमीटर बताई जाती है। वहीं इजराइल की एक और मिसाइल आयरन, हालांकि इजराइल की सबसे बड़ी ताकत आयरन डोम जो कि सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके तहत भी किस तरीके से आगे युद्ध में उसको एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि हमास की मिसाइल खैबर 1 रेंज जिसकी 100 किलोमीटर की ये रेंज बताई जाती है। हमास की एक और मिसाइल कसाम है जिसकी 9 से 16 किलोमीटर की ये रेंज बताई जाती है और जबकि इजराइल की मिसाइल जेरिको जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर बताई जाती है। ये इंफॉर्मेशन आप साथ साथ रखें वॉल पर क्योंकि एक जवाब मैं द्विवेदी सर आपसे चाहूंगी। ये जो हम ताकत की बात कर रहे हैं इजराइल वर्सेस हमास, जिस तरीके से ये जंग भीषण होती जा रही है उसमें इस ताकत के बलबूते ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कितना लंबा चलेगा ये युद्ध। 103 घंटे की इस मेगा कवरेज में उन तमाम पहलुओं पर टीवी9 लगातार आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ ये चर्चा कर रहा है जिसके बलबूते दोनों तरफ से ये बयान सामने आ चुका है कि ये जंग बहुत लंबी खिंचने वाली है। देखिए, अगर हम क्षमता की बात करें तो हमास की क्षमता इजराइल के बराबर कुछ भी नहीं है। बहुत थोड़ी सी छोटी सी क्षमता है। उनके पास सिर्फ 5000 के करीब लड़ाके हैं, जबकि इजराइल जब मोबिलाइज कर लेता है तो उसके तकरीबन 4 लाख फौज बन जाती है। और दूसरा, आपने अभी कंपैरिजन किया मिसाइल का, देखिए हर एक देश जो है अपना हथियार मिसाइल उस मुताबिक बनाता है जैसे उसका खतरा होता है। इजराइल को जो खतरा है ईरान तक है, तो इसलिए उसके पास क्षमता होनी चाहिए कि वो ईरान तक अपना वार कर सके। जबकि हमास है उसका जो दुश्मन है वो सिर्फ इजराइल है, तो उसके पास शॉर्ट रेंज रॉकेट्स हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, तो इसलिए उनका रेंज बहुत कम है। और दूसरा है कि आपको कोई भी देश जैसे हमास जैसा आतंकी है तो उनको कोई भी बड़ी मिसाइल सिस्टम नहीं देगा। उनके मिसाइल सिस्टम छोटे सिस्टम होंगे और उनकी क्षमता है कि इजराइल के अंदर 20-30 किलोमीटर तक वो वार कर सकें। तो इसलिए दोनों की जब क्षमता की बात करते हैं तो दोनों की स्ट्रेटजी अलग है। जबकि हमास की स्ट्रेटजी है वो गुरिल्ला वॉरफेयर अनकन्वेंशनल है, तो उसके छोटे हथियारों की ज्यादा जरूरत है, बड़े हथियारों की जरूरत उसको नहीं है। और ये कोई कंपैरिजन नहीं था, नो डाउट इजराइल के साथ उनकी ताकत का कोई कंपैरिजन हो भी नहीं सकता है, लेकिन इस बीच ये जानना और समझना बहुत जरूरी था कि आखिर हमास किस लिहाज से सामने आकर ये दावा करता है कि वो भी एक लंबी लड़ाई के लिए तैयारी के साथ इस बार आया है। क्योंकि एक तरफ हमास के सहयोगी हैं तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और उसका सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका भी है और इसीलिए इस संघर्ष पर पूरी दुनिया की नजर अमेरिका पर भी है। बड़ी खबर आपके सामने, अमेरिका ने इजराइल को मदद
देनी अब शुरू कर दी है और इजराइल की मदद के लिए अमेरिकी युद्धपोत भी पहुंच चुका है। हालांकि गाजा के पास अमेरिकी युद्धपोत के पहुंचने की जो खबर आई है, दुनिया के सबसे घातक युद्धपोत गाजा पहुंचा है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड सबसे घातक युद्धपोत माना जाता है, जो फिलहाल जिस तरीके से अमेरिका, जो कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, वो एक बड़े सहयोग के तहत दावे कर रहा है। यूनिवर्सिटी पर कैसे बॉम्ब बरसाए गए, वो तस्वीर आपके सामने होगी, जहां हमले के बाद धुएं का गुबार नजर आया। यहां तैयार होते हैं हमास के इंजीनियर। एक और बड़ी खबर है, जहां यरूशलेम में हमास का बड़ा लीडर पकड़ा गया है। मोहम्मद जकारिया मुस्तफा की गिरफ्तारी को लेकर खबर आई। जकारिया हमास के मिलिट्री विंग का लीडर है। स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान घर से गिरफ्तार हुआ है। इजराइल का लेबनान सीमा के पास हमला, एक और तीसरी बड़ी खबर भी आपके सामने होगी, जहां अल दहेरा में सैन्य टावर को कैसे निशाना बनाया गया, देखिए। बमबारी में कई घरों को नुकसान पहुंचा। बड़ी खबरें आ रही हैं, जहां इजराइल की मदद के लिए अमेरिकी युद्धपोत पहुंच गए हैं। गाजा के पास अमेरिकी युद्धपोत पहुंच गया है। दुनिया के सबसे घातक युद्धपोत के पहुंचने को लेकर यह बड़ी खबर आई। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड सबसे घातक युद्धपोत है। अमेरिका दूसरा वॉरशिप भी इजराइल भेज सकता है। अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी ने यह संकेत दिए हैं, जहां भूमध्य सागर में 2 वॉरशिप की तैनाती का प्लान है और हालांकि हालात के मुताबिक अमेरिका और भी फैसले लेगा। अमेरिका की तरफ से देखिए, लेबनान इजराइल सीमा क्षेत्र की यात्रा से बचने की बात कही जा रही है। वहीं ब्रिटेन की तरफ से कहा गया कि किसी भी हाल में लेबनान की यात्रा ना करें। महत्वपूर्ण बातें यहां कही जा रही हैं। हालांकि ब्रिटेन की तरफ से यह भी कहा गया कि किसी भी हाल में लेबनान की यात्रा ना की जाए, जबकि लितानी नदी के दक्षिणी इलाकों में ना जाने की बात कही गई है। और अमेरिका की तरफ से कहा गया कि लेबनान के सभी हिस्सों में प्रदर्शन से भी अब बचना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के आसपास होने पर सावधानी बरतने की बात अमेरिका कह रहा है। और मैं चाहूंगी इस पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करना, क्योंकि डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ हैं। संदीप, जिस तरीके से यह खतरा बढ़ता जा रहा है, युद्ध का दायरा बढ़ चुका है, और इसीलिए यह कहना भी अब गलत नहीं होगा कि यहाँ पर इजराइल वर्सेस हमास या इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह नहीं है। ये बात जो कमर आगा सर भी कह रहे थे, क्या अब ये ना कह दिया जाए कि इट इज इजराइल वर्सेस ईरान? और जो युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसमें और कितने ऐसे सबूत चाहिए जहां इनकी भूमिका को लेकर बातें स्पष्ट हों? देखिए सुरभि जी, आप सही कह रही हैं कि ये यदि देखा जाए इसकी जड़ें, तो पूरी तरीके से ये युद्ध ईरान वर्सेस इजराइल होता जा रहा है। और जिस प्रकार से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, अपने डिफेंस सिस्टम को प्रोवाइड करा रहा है, उससे एस्केलेट ही हो रहा है। तो ये, हालांकि ईरान ने कहा कि हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमास के पीछे, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट न करे गाजा पर। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ईरान की है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि 70% फंडिंग हमास को ईरान करता है। राइट। देखिए, थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट लेना चाहूँगा कि जब अब्राहम रिकॉर्ड को लेकर के अमेरिका प्रयास कर रहा था कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच में थोड़ा सा पीस टॉक हो जाए, और इसी जून में जब ये बात आगे बढ़ी, तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली पर इब्राहिम रईसी, ईरान के लीडर, वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि इस तरह से जो ये पीस टॉक होने वाला, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और फरीद जकारिया को एक इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई शांति और सुरक्षा आएगी। तो मन में ईरान के क्या है, ये बहुत स्पष्ट है। ये स्पष्ट है कि आखिर हमास का क्या होगा, हमास का रोल क्या होगा, हम फंडिंग क्यों दे रहे हैं, हिजबुल्लाह का क्या होगा। तो ये लड़ाई पूरी तरीके से ये वेस्ट के जो अरब कंट्रीज हैं ये लड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी समझना होगा कि बेस्ट पे हम बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन सुरभि जी एक मिनट, मैं चाह रहा हूं कि बेस्ट भी डिवाइडेड है। आप यूएई को देखिए, फायरिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और तोपों की गूंज के बीच से संवाददाता सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। और देखिए, एक बार फिर से दोबारा से आर्टिलरी शेल
फायर किए गए हैं आर्टिलरी की मदद से। मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं इस समय जहां मौजूद हूं ये वो जगह है जहां से आर्टिलरी की मदद से सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है आईडीएफ की टीम को, और ये आर्टिलरी गन्स बेहद करीब है। मैं इस समय गाजा पट्टी के बेहद करीब खड़ा हूं जहां पर लगातार ये सपोर्ट दिया जा रहा है। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो यहां पर आपको कई आर्टिलरी गन्स नजर आ जाएंगी, रह रहकर इन्हीं आर्टिलरी गन्स की मदद से फायर किया जा रहा है गाजा पे। और अगर आप धुएं का गुबार देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अभी इन इलाकों को टारगेट किया गया। और हम इस समय जहां मौजूद हैं यहीं से आर्टिलरी सपोर्ट दिया जा रहा है। दरअसल ये स्ट्रैटेजी है। इस समय मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार फिर फोकस करें, क्योंकि एक बार फिर ये आर्टिलरी गन्स इसी तरीके से यहां से फायर करेंगी और इन्हीं फायरिंग के बाद ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ेंगी। रह रहकर इन इलाकों से इस तरीके से फायर किया जा रहा है। ये आर्टिलरी सपोर्ट और आर्मर्ड सपोर्ट पहले दिया जा रहा है ताकि इलाके जब साफ हो जाए उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़े। और देखिए अभी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कई आर्टिलरी गन्स हैं, एक दो नहीं कई आर्टिलरी गन्स हैं, और उसके अलावा आर्मर्ड भी है और कई हैवी व्हीकल्स को भी डिप्लॉय किया गया है। दरअसल अभी जो गाजा पट्टी के जो करीब के एरिया हैं उनमें एक बार फिर देखिए कि एक और फायर हुआ है, और रह रहकर हर 2 मिनट में यहाँ पे फायर किया जा रहा है आर्टिलरी गन्स की मदद से। और ये इसलिए भी क्योंकि अभी हाल फिलहाल के एरियाज़ के जो कैप्चरिंग हुई है वो इन्हीं के बेसिस पे हुई है, यानी एयर सपोर्ट के साथ साथ आर्टिलरी गन्स के मूवमेंट या फिर उनके फायर लगातार खोल दिए गए हैं। हमास के पीछे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ है और जिनपिंग ऑफिस के सीधे संपर्क में हमास नेता है। जिनपिंग ने हमास को सीधी मदद दी और चीनी एनालिस्ट जेनिफर जेंग का ये दावा है। इस दावे के मुताबिक क्या बड़े बातें कही जा रही हैं और आखिर क्यों चीन अब सवालों के घेरे में है, इसके बारे में और जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन पहले जान लीजिए हमास के पीछे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ये हाथ, जहां जिनपिंग ऑफिस के सीधे संपर्क में हमास नेता। इस खबर की डिटेल आपके सामने, लेकिन उससे पहले बता दें चीनी एनालिस्ट जेनिफर जेंग आखिर कौन है। जेनिफर न्यूयॉर्क में रहती हैं, इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन की मेंबर हैं, चीन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पर उनकी बारीक नजर भी है और उनके कई लेख इंटरनेशनल मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स में छपते हैं। हालांकि इन्हीं जेनिफर जेंग का यह दावा है कि हमास के पीछे डायरेक्ट चीन है। ये बड़ी बात है अब आपके सामने। हमास के डायरेक्ट कांटेक्ट में शी जिनपिंग का ऑफिस है। हमास के कांटेक्ट पर्सन को SFRN कोड नेम भी दिया गया। SFRN हमास पॉलिटिकल ब्यूरो का वाइस चेयरपर्सन है। SFRN ने चीन की रेनमिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, बीजिंग की यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से पढ़ाई की है। CCP का मिडिल ईस्ट अफेयर का ये संगठन हमास को सीधे सपोर्ट करता है। और जेनिफर जेंग की तरफ से ये जो दावे किए जा रहे हैं, इमरजेंसी सरकार बनाने पर सहमति बनी है। हमले के बाद सरकार और विपक्ष एकजुट नजर आ रहे हैं। तो हालात को देखते हुए जिस तरीके से बड़े फैसले हो रहे हैं, वहीं अब ये एक और बड़ी खबर सामने आई है जहां नेशनल इमरजेंसी सरकार बनाने पर सहमति बन चुकी है। एक क्विक रिएक्शन अनुराग मैं आपका यहां पर चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर हालात बने हुए हैं, जाहिर सी बात है कि अब हर तरफ से बम्बार्डिंग की जा रही है, सी एयर और अब जमीनी जंग की जहां तक हम बात कर रहे हैं। टैंक्स भी पूरी तरीके से अलग अलग बॉर्डर्स पर अब डिप्लॉय किए जाने शुरू हो चुके हैं। अनुराग, मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप कहते हैं कि ये लड़ाई बड़ी लंबी चलेगी, तो लंबी कैसे चलेगी? ये कोई कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है। 2 आर्मी एक साथ आमने सामने नहीं खड़ी हुई हैं। एक और जो पोजीशन है, एक बहुत ही बलवान देश है और एक गुरिल्ला ग्रुप है। तो ये लड़ाई लंबी कैसे चलेगी? वो इसी तरह चलेगी जब ये डिस्ट्रक्शन बढ़ता जाएगा। तो गुरिल्ला जो आर्मी हमारी हमास की लड़ाके हैं, उन्होंने ये पहले ही एंटीसिपेट किया था कि इस तरह का रिएक्शन आएगा। और हमास के नंबर 2 यहाँ सिनवार के मारे जाने की भी खबर आ रही है। मोहम्मद रैफ और अबू उबैदाह भी हिट लिस्ट में शामिल है, जहां टॉप कमांडर्स के खात्मे के लिए इजराइल अब कमांडोज भी उतार रहा है। ये तस्वीरें भी आपके सामने, लेकिन इस बीच इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी के बारे में डिटेल भी होगी कि इजराइल पर हमले के 4 मास्टरमाइंड आखिर ये कौन है। इनमें से एक मास्टरमाइंड को इजराइल की सेना ने अब मार गिराया है। TV9 की टीम आ पहुंची है गाजा बॉर्डर के बिल्कुल करीब, और हम आपको अब जो दिखाने वाले हैं वो आपको बताएगा कि आखिरकार जब हमास के लोग यानी उनके जो मिलिटेंट्स थे वो आए थे, वो किस तैयारियों से आए थे। ये गाड़ियाँ हमास की गाड़ियाँ हैं। जी हाँ, अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि देखिए आपको बुलेट्स नज़र आ जाएंगी, और ये वो सारी बुलेट्स हैं जो इनके ऊपर फायर किया गया था। इनको रोकने के लिए देखिए गाड़ियों पर आपको निशान भी नज़र आ जाएंगे फायरिंग के और इन सब चीज़ों के। और ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उनके शेल्स हैं, ये उनके कैमराज हैं जो लेकर आए थे। आप इसमें एक गाड़ी में आपको नज़र आ जाएगा, सारी तरफ आपको बुलेट्स पड़ी नज़र आ जाएंगी। और अगर आप देखें तो आपको ये भी नज़र आएगा कि वो किन तैयारियों से आए थे। उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उनके चीज़ें हैं। अक्सर वो इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर पीछे बैठकर वो ना सिर्फ टारगेट कर सकें, और देखिए मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए
उनकी तैयारियों का जायजा या फिर तैयारियों का एक थोड़ा सा आप नज़ारा देखें। ये उनकी वेस्ट है, ये वो मेडिकल किट लाए थे, ग्लूकोज की बॉटल है, इंजेक्शंस भी हैं। देखिए अगर आप देख रहे हो, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं तो ये उनके खाने के लिए होता है। जब आप ऐसे अटैक्स पे जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स रखें और ताकि वो लंबे चलते हैं और आपको दिक्कत नहीं होती। और ये आरपीजीज हैं जो लगातार अपने रॉकेट से फायर कर रहे थे। और आप इसमें देखें गाड़ियों के अंदर आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये दवाइयों की किट है उनकी, जो लगातार दवाइयाँ वो लेकर आए थे। और आप देखें सैनिटाइज़र के साथ साथ ग्लव्स आपको नज़र आएंगे, इंजेक्शंस नज़र आएंगे, ग्लूकोज आएंगे, लीड आएंगे कि अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है। यानी वो लंबे अटैक के मंजर उससे आए थे, तैयारियों से आए थे। और ये दरअसल तैयारियों का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इन लोकेशंस पे गाज़ा पट्टी के पास जहाँ पर उनको न्यूट्रलाइज किया, मारा गया आईडीएफ की तरफ से, वहाँ का नज़ारा क्या है। देखिए ये बैग है उनके जिसमें साजो सामान उनका पड़ा है। और ये उनके मैंने आपको इक्विपमेंट दिखा दिए, ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या मेडिकल चीज़ें वो लेकर आए हैं। और यहाँ से आप इस गाड़ी को देखिए कि कितने इस पर बुलेट्स फायर किए गए थे, उनको मारा गया। हालांकि उन टीमों को यहाँ से हटा दिया गया था या फिर उन लोगों को यहाँ से ले जाया जा चुका है, आधे मारे जा चुके हैं या फिर आधे जो कैप्चर हुए थे उनको इजराइल ले जाया गया ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। TV9 भारतवर्ष की टीम आपको लगातार हर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हैं, बता रही है। और ये तस्वीर हम सीधा गाज़ा पट्टी के बेहद करीब, जहां पर ये सारे अटैक्स किए गए थे, जहां पर जो हमास की जो गाड़ियां आई थी उनके बारे में बताया मैंने आपको बताया कि ये गाड़ियां कहां से आई थी। देखिए किसी पर भी नंबर नहीं है और ये सारी गाड़ियां किस तैयारियों से आई थी ये भी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे कई मल्टीपल जगहों पर हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे। हालांकि अभी इन इलाकों के अंदर आईडीएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं, उन्होंने जगहों को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अगर आप देखें तो आपको बुलेट्स के निशान नज़र आ जाएंगे इन गाड़ियों के ऊपर। और ये गाड़ियाँ वो हैं जो पीछे से हमेशा खुली रहती हैं, या फिर क्योंकि इनके ऊपर आरपीजी रखकर या फिर आप कह सकते हैं कि एलएमजी अपनी मशीन गन्स रखकर ही हमास के आतंकी जो हैं या फिर मिलिटेंट जो हैं चलते हैं। और ये सारे नज़ारे या फिर जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये सारी आपको कह सकते हैं कि गन फाइट हमास के बीच में और आईडीएफ के बीच में यानी मिलिट्री के बीच में की गई थी।